हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मैं अपनी वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं एज वेल एज उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि व्हाट इज कार्बन। आखिर अब कार्बन जो है वो होता क्या है। तो देखिए, कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, एलिमेंट्स आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कार्बन भी उनमें से ही एक एलिमेंट है हमारा, और ये एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। साथ ही में जो कार्बन है हमारा वो पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पे आता है, यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताता है किसी भी एलिमेंट की। तो जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है हमारा 6। ओके, अब ये 6 है एटॉमिक नंबर। आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करनी आती होगी, आपने पढ़ा होगा कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलिए यहाँ पे हम कार्बन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब ये 6 है, तो हमें पता है कि पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं एंड 6 है, तो बाकी के बचे जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में आ जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो जो कार्बन है उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल होती है, यानी जो लास्ट शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा वैलेंसीज पढ़ी होंगी कि किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बेसिस पे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकलती है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब क्या है, जो कार्बन है वो 4 ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, लेकिन क्या है, दोनों में ही इक्वली मेहनत लगेगी उसको। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी उसको उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स देने में लगेगी। तो यहाँ पे कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज ना करके बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है, यानी 4 अलग किसी भी एलिमेंट के एटम्स के साथ शेयरिंग कर लेता है, जिससे कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और इसीलिए इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अभी मैं आगे आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी कि कार्बन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंट्रो देने के लिए पढ़ा दिया है कि सबसे पहले कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। दैट मीन्स कि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं कार्बन की। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जोड़ के नई नई लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ जोड़कर लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, बड़े बड़े कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और अपने ही जैसे यानी और कार्बन कंपाउंड के साथ मिलते जाते, यानी कोई इसकी लिमिट नहीं है। आप जितने चाहो उतने कार्बन कंपाउंड्स को आपस में जोड़ सकते हो और ये लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है कार्बन। इसीलिए इसको कहते हैं कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन मतलब यही है कि जो कार्बन है वो और कार्बन कंपाउंड के साथ मिलके बहुत ही लंबी लंबी चेन बनाता रहता है, जिसकी वजह से कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता है, हम कह सकते हैं। तो कार्बन ही ऐसा है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बना सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैटिनेशन क्या है, तो कैटिनेशन कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ मिलकर के बड़ी बड़ी चेन्स या बड़े बड़े कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। ठीक है, तो एक तो रीजन ये हो गया कैटिनेशन कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन बनाने के। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है टेट्रावेलेंसी। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है
टेट्रावेलेंसी, यानी कि ऐसी वैलेंसी जिसकी ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 हो। और अभी मैंने बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि जो इसकी ये टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी होती है ये भी बहुत हेल्प करती है उसको लॉन्गेस्ट चेन, बड़ी बड़ी चेन्स, बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाने में। कैसे करती है? अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करता है, बाकी अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेता है और वैलेंस और जो है वो चेन बनाता जाता है, फॉर्म करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देखिए CH4 रहता है, आपने पढ़ा होगा मीथेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन मैंने लिख दिया। अब अभी मैंने बताया कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो ये 4 वैलेंसी क्या करता है, H के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है। तो देखिए इससे क्या होता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 इलेक्ट्रॉन सब में हो गए हैं और क्या हुआ, एक नया कार्बन कंपाउंड बनके रेडी हो गया है। ठीक है, तो यानी कि बोर्ड्स एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्बन है वो इतने ज़्यादा कंपाउंड है, इतनी लॉन्गेस्ट चेन कैसे बना लेता है। तो आपको उस आंसर में इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको कैटिनेशन भी बताना है एज वेल एज टेट्रावेलेंसी भी बताना है। अगर आप ये दोनों रीजन उस आंसर में मेंशन कर देते हो तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कार्बन क्या है और कार्बन इतनी लॉन्ग चेन कैसे बना लेता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अभी मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में कि कार्बन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। यानी कि जो कार्बन है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसकी जगह क्या करता है वो शेयर कर लेता है और एलिमेंट्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और जब भी कोई इस तरह से शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की तो हम कहते हैं वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ओके, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कार्बन क्या है, 4 अगर इलेक्ट्रॉन वो देगा तब भी उसको उतनी मेहनत लगेगी और 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट से लेगा तब भी उसको उतनी मेहनत लगेगी। तो वो क्या करता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, बल्कि क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड ना बना करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कि यहाँ पे मीथेन में आप देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है, देखिए ये शेयर कर रहा है ना H के साथ, इसने दिया नहीं है बल्कि शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आई होप कि आपको याद रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके कोई बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक बॉन्ड होता है, वाइल जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज भी बता देती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसका बहुत कम होता है, किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ओके, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, ठीक है। एक क्या पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। दूसरी क्या हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। आज प्रॉपर्टीज की ये होती है कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ओके। कैसा होता है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ तीनों ही प्रॉपर्टी, ये कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। सबसे पहली क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, दूसरा ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड थर्ड वन इज कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलिए अब हम कार्बन की एक दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जो कि होती है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, देखिए एलोट्रोप्स क्या होते हैं, वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हम कह सकते हैं जो कि सेम एलिमेंट से बने होते हैं, ओके। मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होगा उसमें एलिमेंट सेम यूज हुआ होगा लेकिन स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत डिफरेंस होगा। यानी कि एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में स्ट्रक्चर में डिफर करेगा और अगर उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है। अब देखिए डायमंड क्या है, बहुत हार्ड होता है, वाइल ग्रेफाइट क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाइल जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब दोनों ही, ये जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है, दोनों ही कार्बन से मिलके बने होते हैं। ओके, यानी कि जो उसमें एलिमेंट आ रहा है दोनों में वो सेम होगा। डायमंड भी कार्बन से बना है एंड ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में देखिए आप ह्यूज डिफरेंसेस हैं। क्यों है? ये है स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से, यानी कि जो उसकी स्ट्रक्चर होते हैं दोनों ही एलोट्रोप्स के, वो अलग बना रखे हैं, अलग तरीके से डिजाइन हो रखे हैं। इसी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही हैं आपस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स एलिमेंट तो सेम होता है, यानी जो कोई भी दो एलोट्रोप्स होंगे उनका एलिमेंट सेम यूज हुआ होगा, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया ही कि एक तो डायमंड हो गया, ये सब क्या है, कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं। ओके, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया एंड एक होता है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट एंड तीसरा होता है फ्लोरीन या C60 भी हम इसको बोलते हैं। तो देखिए जो डायमंड होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर बना होता है कार्बन का। कार्बन को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो एक 3D स्ट्रक्चर में होता है, और वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। किस शेप का होता है? टेट्राहेड्रल शेप का होता है, यानी कि 4 शेप ऐसे करके आप बता सकते हो, कुछ इस टाइप में होता है, 1 2 3 4, है ना, इस टाइप में कुछ होता है, और 3D में होता है, यानी कार्बन ऐसे अरेंज करे जाते हैं कि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। आप देखिए ये टेट्राहेड्रली ज्वाइन होता है। तो डायमंड क्या होता है? सबसे पहले तो ये बहुत हार्ड होता है। ओके, आपने पढ़ा ही होगा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? डायमंड होता है। दूसरा क्या होता है? ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होती है। एंड थर्ड ये होता है कि इसको हम ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं, एज वेल एज कटिंग करने में भी डायमंड का यूज होता है। तो डायमंड की क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी? पहला है ये हार्डेस्ट होता है, सेकेंड वन इज कि ये बैड कंडक्टर ऑफ या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड थर्ड वन इज कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो होता है ग्रेफाइट। अब जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है? वो आपने देखा ही होगा भाई, पेंसिल की लिड आपने देखी ना, पेंसिल की जो लेड होती हैं कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट होती हैं, टूट जाती हैं बहुत ही ईजिली। अगर आप हाथ से करोगे बहुत ईजिली वो ब्रेक हो जाएंगी। यानी कि देखिए है ये भी कार्बन से बना और ये भी कार्बन से बना, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है, वाइल जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट कैसा होगा? स्लिपरी होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्स बाय लेयर्स होता है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल शेप टाइप का होता है, यानी 6 कार्बन एटम्स अरेंज हुए होते हैं और ये लेयर्स के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास करती है, यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो देखिए डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है, वाइल ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। डायमंड पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाइल ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ग्रेफाइट का यूज अभी जैसे डायमंड है ज्वेलरी में यूज होता है, कटिंग में यूज होता है, वाइल जो ग्रेफाइट है वो पेंसिल वगैरह की लेड में यूज होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस क्यों है। अब लास्ट देख लेते हैं एलोट्रोप कार्बन का, जो कि होता है फ्लोरीन। ये C60 भी हम इसको बोलते हैं। ये एक फुटबॉल के टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है, 3D में ही होता है और फुटबॉल के स्ट्रक्चर टाइप का होता है। मेन जो इसमें आपसे देखिए डायमंड और ग्रेफाइट का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि क्यों जो है जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाइल जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। या आपसे इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों ही ग्रेफाइट एंड डायमंड सेम एलिमेंट यानी कार्बन से बने हैं, बट फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज में इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है। तो देखिए इस एलोट्रोप से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको किसी और वीडियो में अच्छे से इन डिटेल समझा दूंगी। अभी मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ आपको मेन पॉइंट्स इसके समझा दिए। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर जितने भी कंपाउंड्स बने होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब जो कार्बन है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, जस्ट बिकॉज अभी मैंने बताया कि वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करके काफ़ी लॉन्गेस्ट चेन तक के बना सकता है, तो इसीलिए जो कार्बन है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। मेनली अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इनको 2
टाइप में या दो कैटेगरीज में देखने वाले। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, ये ऐसे कार्बन होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। ओके, यानी आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। किसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। सपोज जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये इथेन का स्ट्रक्चर बना रखा है। इथेन में देखिए सारे ही कार्बन और हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए कैसा हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। यानी कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एज वेल एज कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कि या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि ये देखिए इथीन हो गया, यहाँ पे देखिए इथाइन हो गया। ओके, ये इथीन हो गया, ये इथाइन हो गया, ये कैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ दोनों ही कैटेगरीज को। ये कैसी कैटेगरी है, हाइड्रोकार्बन की कैटेगरीज हैं, क्योंकि देखिए जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके कई सारे कंपाउंड्स बनाता है जिनको कि हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं इन जनरल। एंड ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिफरेंस क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब देखिए जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम एन से यूजुअली पढ़ते हैं, जैसे कि इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन। एंड जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसको हम ईन से पढ़ते हैं, इथीन, मीथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। एंड जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे हम इसको आइन से पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इथाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है, तो और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स होते हैं, ठीक है, और जनरली अभी मैंने एन बताया, इनको हम एक जनरल नेम जो देते हैं वो देते हैं एल्केन्स। क्या देते हैं, एल्केन्स। ये किसका है, ये सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन का है, और अनसैचुरेटेड में जो ईन वाला है इसको हम एल्कीन बोलते हैं, एंड जो आइन वाला है इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो एल्काइंस हम कहते हैं। ओके, इसकी मैं वो बता देती हूँ, जो एल्केन होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n एंड एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया तीनों ही हाइड्रोकार्बन का। यानी अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा जनरल वो होगा CnH2n+2, डबल बॉन्ड होगा तो CnH2n, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो CnH2n-2 होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अभी ये जो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी, जिसमें कि मैं नॉमेनक्लेचर आपको सिखाऊंगी कार्बन कंपाउंड्स का, यानी आप कार्बन कंपाउंड्स को कैसे नेमिंग करते हो वो सिखाने वाली हूँ। साथ ही मैं फंक्शनल ग्रुप बताऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, और होमोलोगस सीरीज बचा है इस चैप्टर का टॉपिक एक, वो भी मैं उस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में जितना भी आज मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो अगर आपको ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।